हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम अपने क्लास 8th का टॉपिक करने जा रहे हैं, फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। ये हमारे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है। तो आई होप आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस बहुत अच्छे से देखी होंगी, और अगर अब तक नहीं भी देखी हैं तो चैनल पे जाइएगा या फिर आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के सभी पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, फूड्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। अब देखो इसका क्या मतलब है, एनिमल सोर्सेज यानी कि हमें एनिमल से कौन कौन से फूड्स मिल रहे हैं और इवन हमें कौन कौन से एनिमल से फूड मिल रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट फूड्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। सो इसको हम सबसे पहले एक माइंड मैप बनाते हैं अपना, कि जिससे कि हमें पता चले कि हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें आता है डेयरिंग। डेयरिंग, ओके, दिस इज डेयरिंग। सेकेंड हम इसमें अपना जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पोल्ट्री। यू ऑल नो अबाउट पोल्ट्री फार्मिंग ऑल्सो। पोल्ट्री के बाद हमारा आता है फिशरीज। हमें बहुत सारा खाना फिशेस से भी मिलता है जो कि हम इंक्लूड करते हैं फिशरीज में। और लास्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो हमारा आता है हनी बीज का, और यू कैन से एपीकल्चर। इजंट इट? तो हमारे पास अभी 4 फ्रेश टॉपिक्स हैं, डेयरिंग, पोल्ट्री, फिशरीज एंड एपीकल्चर। लेट्स टॉक अबाउट डेयरिंग फर्स्ट। अब देखो, हमने देखा था कि हमें प्लांट से बहुत सारे फूड मिलता है, हमें क्रॉप्स, हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं, इवन फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट एनिमल सोर्सेज। डेयरिंग, डेयरिंग यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स दैट मीन्स हमारे पास आ जाता है मिल्क। डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क, देन वी हैव कर्ड, देन वी हैव चीज, कर्ड, चीज, और वी हैव बटर, वी हैव घी। और आप क्या क्या खाते हो डेयरी प्रोडक्ट्स? आइसक्रीम्स, और यू कैन से कुल्फी। सबके मुंह में पानी आ गया है ना? तो ये सब चीजें और भी बहुत सारी हमें मिलती हैं अपनी गाय भैंसों से, काऊ से, जितनी भी हमारी कैटल्स आ जाती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें उनका पालन पोषण करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज रियरिंग। रियरिंग क्या होता है? बहुत सारी जगह आप पढ़ोगे, रियरिंग कैटल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क। तो रियरिंग मीन्स एक तरीके से हमें अपने कैटल्स का पालन पोषण करना है, उनकी देखरेख करनी पड़ती है, और ये कंप्लीट फार्मिंग होती है। फार्मिंग इज नॉट ओनली अबाउट प्लांटेशन, या फिर सिर्फ क्रॉप्स के लिए फार्मिंग नहीं होती है, फार्मिंग डेयरी की भी फार्मिंग होती है। सो रियरिंग कैटल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑन लार्ज स्केल, एक बहुत बड़े स्केल पर, यानी कि एक बहुत बड़ी फील्ड पर जब हम अपने कैटल्स की रियरिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेयरिंग। और डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे आ जाते हैं मिल्क, कर्ड, चीज, बटर, घी, आइसक्रीम एंड कुल्फी। और इवन एनिमल्स हमारे कौन से आ जाते हैं कैटल्स में? काउ, बुफेलो, गोट, शीप। इन सब से हमें मिल्क मिलता है। गोट का मिल्क तो बहुत अच्छा होता है। ओके, सो दिस इज डेयरिंग। बहुत ही स्मॉल टॉपिक्स हैं इसमें और बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके इस चैप्टर से। लेट्स नाउ टॉक अबाउट पोल्ट्री। पोल्ट्री, देखो, पोल्ट्री में हमारे इंक्लूड होते हैं बर्ड्स। बर्ड्स की भी फार्मिंग होती है। तो पोल्ट्री में इंक्लूड होते हैं हमारे बर्ड्स, चिकन, hen, और इवन डक्स भी। और कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं? यस, गीज और टर्की। इन सब से हमें एग्स भी मिलता है, और इन सब को मिलाकर हम कॉमनली बोल सकते हैं
फाउल्स, FOWLS, फाउल्स। बर्ड, चिकन, हेन, डक्स, गीज और टर्की हमारे पोल्ट्री में इंक्लूड होने वाले एनिमल्स हो जाते हैं। अब देखो और हमें क्या मिलता है। अब हम पोल्ट्री अगर फार्मिंग की बात करें तो हमें पोल्ट्री से इन सब से क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो हमें प्रोडक्ट मिलता है एग्स और हमें मिलता है मीट। और एग और मीट में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन। और अगर हम पोल्ट्री की बात करें तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ पोल्ट्री फॉर एग एंड मीट इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। देखो इसकी भी फार्मिंग होती है, पोल्ट्री भी एक फार्मिंग है। और जिस जगह पर हम इन सभी को रखते हैं और इनकी रियरिंग और इनकी ब्रीडिंग मीन्स इनकी आपस में जब मेटिंग कराते हैं, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है दैट इज ब्रीडिंग। तो जब इन सब की हम रियरिंग और ब्रीडिंग कराते हैं एक बहुत ही लार्ज स्केल पर, उन फार्म्स को हम नॉर्मली बोलते हैं पोल्ट्री फार्म्स। सो दीज आर पोल्ट्री फार्म्स जहां पर कि हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। उनमें हम बर्ड्स, चिकन, हेन, डक, गीज और टर्कीज को रखते हैं और उनसे हमें क्या मिलता है, एग्स और मीट। और एग और मीट में सबसे ज्यादा हमारा प्रोटीन होता है। और अगर हम नॉर्मल फाउल की बात करें तो दे ले एग्स एंड सिट ऑन द एग्स फॉर अबाउट 21 डेज। 21 डेज तक ये अपने एग्स को हैच करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज हैचिंग पीरियड। एक तरीके से उसके ऊपर बैठकर ये उनको वार्म एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, गर्माइश का एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये जो हैचिंग होती है ये हैचिंग हमारी नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। नेचुरल की बात करें तो जब हमारे ये सब बर्ड्स और ये चिकन ये खुद से हैच आउट करते हैं, खुद से अपना 21 डेज तक अपने एग के ऊपर सिट होते हैं, तो वो हमारा इंक्लूड होता है नेचुरल हैचिंग में। जबकि जो हमारी आर्टिफिशियल हैचिंग हो जाती है, आर्टिफिशियल हैचिंग में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े ना कंटेनर टाइप होता है जिनको हम बोलते हैं इनक्यूबेटर्स। उस इनक्यूबेटर में हम पर्टिकुलर टेम्परेचर उनको प्रोवाइड करते हैं, शेल्फ बनी रहती हैं और वहां पर उन एग्स को हम प्लेस कर देते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम वहां पर नोट डाउन किया जाता है जिससे कि वो उसका हैचिंग पीरियड हो जाता है। और जो ये मशीन और जो इक्विपमेंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज इनक्यूबेटर, उसको हम बोलते हैं इनक्यूबेटर। सो दिस इज ऑल अबाउट पोल्ट्री। लेट्स नाउ टॉक अबाउट फिशरीज। अब देखो फिशरीज एज द नेम सजेस्ट फिशेज, यस, तो यानी कि इसमें हमारी सभी की सभी फिशेज इंक्लूड होती है। एंड यू ऑल नो कि जितने भी हमारे जो सी के पास हमारे प्लेसेस होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा जो फिशेज है वही उनका एक मेन फूड बनके रह जाता है। ठीक है, तो फिशरीज की बात करें तो फिश इज एन एक्वाटिक एनिमल। फिश इज एन एक्वाटिक एनिमल, एक एक्वाटिक एनिमल है, हमेशा पानी में ही रहती है। तो जो एनिमल्स हमेशा पानी में रहते हैं उनको हम एक्वाटिक एनिमल बोलते हैं। और फिश और जो सी फूड है हमारा, जितना भी हमें बाकी जो सी से फूड अवेलेबल होता है वो बहुत बहुत ज्यादा रिच होता है प्रोटीन में और आयोडीन में। सबसे ज्यादा प्रोटीन और आयोडीन हमें अपने सी फूड से अवेलेबल होता है। और फिश का तो मैंने आपको बताया है दैट इट इज द मेजर पार्ट ऑफ फूड। किनके लिए? जो लोग हमेशा सी के आसपास रहते हैं और ऐसे एरियाज को हम बोलते हैं कोस्टल एरियाज। तो जो लोग कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं उनका जो मेन फूड है वो मेन फूड उनका आ जाता है सी फूड, क्योंकि उनके पास और बाकी की चीजें जो रहती है वो एक साइड फूड में आ जाती है, बट जो उनका मेन फूड रहता है वो सी फूड रहता है। एंड सेम एज इट इज जब हम प्रोडक्शन करते हैं फिशेस का एक लार्ज स्केल पर,
जो हम अपनी फिशेस को अच्छे से रियरिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पिसिकल्चर। पिसिकल्चर, तो पिसिकल्चर क्या हुआ? द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल। दिस इज, देखो, पीपी, प्रोडक्शन ऑफ फिशेज on large scale by fish culture in fish nurseries. Fish nurseries को हम hatcheries भी बोलते हैं, and this is all known as pisciculture. The production of fish on a large scale by farming fish culture in fish nurseries is called pisciculture. और अगर नेचुरली हो रहा है, देखो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम नेचुरली प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, बट कभी कभी हम आर्टिफिशियल हैचरीज भी उनको प्रोवाइड करते हैं। आर्टिफिशियल हैचरीज यानी कि जो मैन मेड हो जाती हैं। जस्ट हमने क्या किया कि हमने एक पॉन्ड बना के उनको दे दिया, दिस इज आर्टिफिशियल हैचरीज, और हमने इस पॉन्ड में बहुत सारी फिशेस को छोड़ दिया। तो यहां पर हम उनकी जो ब्रीडिंग होगी हम उनको नोट डाउन करेंगे, या फिर हमें जिससे ब्रीडिंग करानी होगी हम ये सब भी खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका पूरा ब्रीडिंग सीजन भी कराते हैं, यानी कि मीटिंग कराते हैं, फर्टिलाइजेशन अकर होती है, इनके जो लार्वा है वो डेवलप होते हैं। तो इस तरह की जब हम उनको एक खुद से बनाकर एक पॉन्ड भी प्रोवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हैचरीज। बट इस आर्टिफिशियल में हैचरीज में हमें बिल्कुल अच्छे से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सनलाइट इनको अच्छे से अवेलेबल हो रही है, प्लस में ऑक्सीजन इनको अच्छे से अवेलेबल हो रही है। क्योंकि ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? ये ऑक्सीजन जो हमारे वाटर में मिक्स होती है, विच इज कॉल्ड एज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो ये उस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को वाटर से एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें लाइट और ऑक्सीजन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा कि ये इनको अवेलेबल हो रही है या नहीं। और नेचुरल हैचरीज की बात करें तो नेचुरल में क्या होता है? नेचुरल हैचरीज हमारा नॉर्मल जो सर्कुलेटिंग वाटर पॉन्ड्स आ गए, हमारे लेक्स आ गए या कैनाल्स आ गए, वो सब हमारा नेचुरल हैचरीज में यूज प्रोवाइड किया जाता है। और द यूज ऑफ नेचुरल हैचरीज हैज इम्प्रूव्ड द सर्वाइवल रेट ऑफ फिश फ्रॉम 30 to 95%। जो सर्वाइवल रेट है नेचुरल हैचरीज में वो हमारा बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है फिशेस का, फ्रॉम 30% to 95%। वाओ, दिस इज नाइस। और अब देखो कि बहुत सारी फिशेस ना हमारी ऐसी होती है, अगर हम नॉर्मल रिप्रोडक्शन की इनकी बात करते हैं, सो द फिश विच ब्रीड्स इन सी वाटर, जो फिश अगर मैं यहाँ पर इनको सी वाटर प्रोवाइड कर रही हूँ, नॉर्मल ये सी में है, तो जो फिशेस सी में ब्रीड करती हैं हम इन फिशेस को बोलते हैं मराइन फिशेस या फिर मरीन फिश, जो सी वाटर में ही ब्रीड करती हैं, ठीक है। और जो फिशेस पॉन्ड्स, रिवर्स या फिर लेक्स में ब्रीड करती हैं, ऐसी फिशेस को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर फिशेस। मरीन फिश की अगर हम बात करें तो मरीन फिशेस हमारी नॉर्मल केरला, वेस्ट बंगाल और मुंबई एटसेट्रा के एरियाज में मिलती हैं। और अगर फ्रेश वाटर फिशेस की हम बात करें तो फ्रेश वाटर फिशेस के लिए हमारे पास नॉर्मल पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स आ जाते हैं, जो नॉर्मली बहुत सारे जगह पर अवेलेबल हो जाते हैं। और इन्हीं सब चीजों को मेंटेन करने के लिए या फिर हम कहें कि फिश फार्मिंग को मेंटेन करने के लिए हमें इनको रेगुलर मॉनिटर करना पड़ता है कि भाई जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मैंने बताई है, उस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो वाटर में कम तो नहीं हो गई है। तो उसके लिए सेपरेट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं यूज करने के लिए, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि किसी भी वाटर में उसकी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा है या कम है। पर ये हमें चीजें अच्छे से मेंटेन करनी पड़ती हैं, रेगुलेट करनी पड़ती हैं। नाउ लेट्स सी द लास्ट, एपीकल्चर, बीज, दैट मीन्स रियरिंग ऑफ हनी बीज, रियरिंग ऑफ
honeybees on a large scale is called as apiculture. अब honeybees क्या करती हैं? honeybees they provide us honey, शहद प्रोवाइड करती हैं हमें। और वो हनी किसमें होता है, क्या उसमें सबसे ज्यादा होता है? हनी रिच इन शुगर्स, सबसे ज्यादा शुगर्स होता है, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। और हम बात करें तो ये हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में भी यूज किया जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनती हैं वो सब हनी से लेकर बनाई जाती हैं। और इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बी। और हनी बी कैसे प्रोड्यूस करती हैं? वो किसी भी फ्लावर से उसका जो नेक्टर है उसको सक करती हैं, उसको एब्जॉर्ब करती हैं और फिर अपने जो बी हाइव बनाती हैं, दैट मीन्स विच इज कॉल्ड एज मधुमक्खी का जो छत्ता वो बनाती हैं, अपना बी हाइव, उसमें जाकर वहां पर स्टोर करती हैं। एंड ऑल एक्टिविटीज सच एज लेइंग ऑफ एग्स, rearing of larvae and pupa takes place in a comb. Let's see the life cycle of a honey bee. हनी बी की लाइफ साइकिल एक तरीके से देखते हैं। तो हनी बी की अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो इट लास्ट फॉर अबाउट 16 डेज, यानी कि 16 डेज में हमारे पास एक पर्टिकुलर एग से एक हनी बी रेडी हो जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं एग। ये एग, लेट्स नाउ मेक अ साइकिल, ये एग हमारे लार्वा में कन्वर्ट होते हैं इन 3 डेज। दे आर कन्वर्टेड इनटू लार्वा। और लार्वा से ये प्यूपा में कन्वर्ट होंगे इन 6 डेज, सॉरी नॉट 4। एग से लार्वा 3 डेज, लार्वा से ये कन्वर्ट होते हैं इन प्यूपा इन 6 डेज एंड प्यूपा से ये हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं वापस से एक हनी बी में, हनी बी में, वो भी 7 डेज में। तो 7, 6, 3, 9 और 7, 16। तो 16 डेज में हमारे पास एक हनी बी यहाँ पर पूरी मेच्योर हो चुकी होती है। और फिर से हनी बी जब मीटिंग करेंगी, उनका ब्रीडिंग सीजन होगा, वो फिर से एग डेवलप करेंगी और एग से 3 डेज में फिर से हमारे पास लार्वा आएगा, लार्वा से प्यूपा एंड प्यूपा से हनी बी। तो ये टोटल हमारी 16 डेज की चलती है। एंड द लास्ट थिंग इज कि जो एक्सट्रैक्शन होता है हमारे हनी का फ्रॉम बी हाइव, दे आर कैरिड आउट बाय हनी एक्सट्रैक्टर्स। उनको हम बोलते हैं हनी एक्सट्रैक्टर्स। और हनी एक्सट्रैक्टर्स क्या होते हैं? दे आर अ ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस्ड पीपल, और अ एक्सपीरियंस्ड ग्रुप ऑफ पीपल है वो। बहुत ज्यादा इन लोगों को एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह से हनी बीज से संभलना है, अपने आप को खुद को भी बचाना है और कैसे उनसे हनी को एक्सट्रैक्ट करता है। तो इन्हीं को बोलते हैं हनी एक्सट्रैक्टर्स, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एपी कल्चर एंड फूड्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसकी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करूंगी। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी आई है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय। डू सब्सक्राइब टू द चैनल and share it with your friends or your family members and hit the bell icon also. Bye bye.